हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस अपने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अब उसके आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। अनम्य पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन, अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। तो यहाँ पे देखिए, उचित समायोजन जरूरी है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा, वंचित वर्गों के सफल समावेशन है तो उचित समावेशन होना जरूरी है। शिक्षक को शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि जैसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि का सम्मान और विचार करना चाहिए। मानक को लागू किए बिना सभी विद्यार्थियों को जैसे दिव्यांग छात्रों और उनके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को स्वीकार करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सफल समावेशन के लिए निम्न बातें जरूरी हैं। क्या क्या जरूरी है, देखिए, क्षमता निर्माण पर ध्यान देना, माता पिता की भागीदारी, संवेदनशीलता, सहयोगात्मकता। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, समता। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा, समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है, अर्थात स्कूल में सभी बच्चों को समता और समान अवसर देने चाहिए, चाहे उनमें किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं और अक्षमता मौजूद हो। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार सभी श्रेणियों के छात्रों को एक ही छत के नीचे यानी समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित तथा समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा, अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार के जुझ से विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, आकुल रहना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, कह रहा, अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकास में ध्यान की कमी, अत्यधिक क्रियाशीलता, आकुल होना अभिलक्षण होते हैं। इसे ADHD कहा जाता है। ADHD की समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां परिवार में तनाव का वातावरण रहता है और जहां बच्चे की पढ़ाई पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक विकासात्मक विकार है। यह एक ऐसी स्थिति में होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। यह प्रायः बचपन में प्रारंभ होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा जा रहा है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में क्या सही है। वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। कह रहा, सृजनात्मक विद्यार्थी नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 140 है उससे अधिक होती है। सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं निम्न है, वे तीव्रता से सोचते हैं और समस्याओं को नई तरीके से हल करते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, इनमें समस्या समाधान कौशल होता है, वे समस्या को विभिन्न तरीके से हल कर सकते हैं, वे अपसारी कौशल का उपयोग करके अलग अलग तरीकों से अपने कार्य को करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। व्यापक और तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता, अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो देखिए, राइट ऑप्शन तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखते हैं, स्वलीनता कई प्रकार से क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करने में सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। स्वलीनता यानी ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे ग्रसित बच्चे खुद में खोए रहते हैं एवं दूसरे के साथ सहज नहीं रह पाते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा, विद्यार्थियों में प्रभावशीलता एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्यवहार के अनुकूलन के लिए, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन से संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है, विद्यार्थियों में प्रभावशीलता व अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ में जोड़ने पर बल देना चाहिए। बच्चे वास्तविक जीवन की स्थितियों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जल्दी सीखते हैं तथा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री बच्चे के स्थानीय परिवेश में वास्तविक वस्तुएं
में जीवित और निर्जीव चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से वह अधिगम प्रक्रिया को सरलतापूर्वक सीख सकता है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित पाठ्यक्रम के प्रयोग से बच्चे सहज रूप से तथा अभिप्रेरित होकर सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल करना। तो यहाँ पर देखिए कमतर आंकता है, नहीं निष्क्रिय नकल यानी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कह रहा है निष्क्रिय नकल उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर रखता है, छात्र की समझ का आकलन करने के लिए कम अवसर प्रस्तुत करना तथा इसमें छात्र सीखने के अनुभव में कम शामिल होते हैं। जबकि खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, भयमुक्त अधिगम तथा सकारात्मक परिवेश उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को भलीभांति आंकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क क्या दिया जा रहा है? अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी को असंबंधित खड्डों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, कह रहा है किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी को नई जानकारी को सीखने में उपलब्धता होती है एवं बच्चे आसानी से समायोजित हो जाते हैं। जब जानकारी को असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। ऐसा करने से विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी को एक दूसरे संबंधित खंडों में के रूप में सहयोगात्मक परिवेश के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार ए सही, आर गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। राइट ऑप्शन तो ए हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। अधिगम सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना लगभग असंभव है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान का निर्माण सीखने के द्वारा उसे प्राप्त करके किया था। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया एवं सामाजिक प्रक्रिया है। लेव वागोत्स्की के इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण, प्रकार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 to 4 यानी होगा क्या, नहीं थर्ड नहीं होगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है स्मृति सहायक अन्वेषण कलन विधि समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकें एवं अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सके। समस्या समाधान की अन्य विधियां इस निम्न हैं: अपसारी चिंतन, समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक रणनीतियों का प्रयोग, स्कीमा को क्रियाशील बनाना। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी। अब एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर अपने विचारों को साझा करेंगे, जिससे शिक्षक उनके ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि उनके विचारों में भ्रांतियां हैं तो शिक्षक उसे दूर करने में आसानी होगी। भ्रांतियां विद्यार्थियों के द्वारा सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार ए और उसका तर्क आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चों के विचारों के साथ साथ उनके द्वारा की गई त्रुटियां, भ्रांतियों को भी शिक्षक को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अधिगम में भ्रांतियां, त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर बनाती है। संतुलित उत्साह भागीदारी अधिगम को बढ़ाता है। या फिर कह रहा सी निराशा अधिगमकर्ताओं को और भी अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित करती है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है संवेग और संज्ञान संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास एक एकीकृत और समग्र निर्माण का विकास है। संज्ञान का संवेगों और भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। संवेग और संज्ञान परस्पर जुड़े हुए एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और चीज़ों को सुसाध्य करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी,
उन्मुखी असफलता स्वीकृत सफलता परिहार। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देखिए आप जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इसलिए सभी प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा। विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी या प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वे लक्ष्य प्राप्त करने में तभी सक्षम होंगे जब उन्हें वांछित कौशल में प्रवीणता हासिल। उदाहरण के लिए एक छात्र जिसकी क्रिकेट में रुचि है उसे और बल्लेबाज बनना चाहता है, उसे बल्लेबाज कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वह तभी बेहतर प्रदर्शन करेगा जब उसके पास सही कौशल और प्रशिक्षण होगा। महारत उन्मुखी लक्ष्य क्षमताओं व योग्यताओं के मानक स्तर को प्राप्त करने के लिए पर केंद्रित है और किसी कार्य में प्रवीणता हासिल करने पर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें कह रहा है अधिगम डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए विचारावेश, संकल्पना निर्माण, निष्क्रिय नकल, अनुसंधान, चर्चा, समालोचनात्मक चिंतन, स्कीमा, अधिगम अशक्तता। तो स्कीमा सक्रियता जो है वो सकारात्मक रूप से और अधिगम अशक्तता नकारात्मक रूप से। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इसमें कह रहा है स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि अधिगम अशक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की स्कीमा सक्रियता का अर्थ विषय और विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि ज्ञान अनुभव के बीच की एक कड़ी बनाने के लिए अधिगम अशक्तता एक विकार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब बाल केंद्रित है, शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, शिक्षार्थियों को सक्रिय एजेंट के रूप में देखता है, वे अपने स्वयं के ज्ञान, पिछले अनुभव, शिक्षा और अपने विचारों को लाते हैं। इस प्रकार से इस बात को प्रभावित करता है कि वे नई जानकारी कैसे सीखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगमकर्ता अधिगम को सीखने के लिए अधिगम के रूप में केंद्रित है। यह सुझाता है कि सभी विद्यार्थी का विकास 360 डिग्री का विकास हो तथा सभी शिक्षा व्यवस्था में कामयाब हो सके और समस्त शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समानतायन समावेश होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को खूब अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पूरा वीडियो आप बिना स्किप करे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं हमारे वीडियो से। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।